डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हॉब्स के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक आपने हॉब्स के जिन राजनीतिक विचारों को देखा तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हॉब्स किस तरीके से ह्यूमन नेचर को, मानव स्वभाव को डिफाइन करता है। और आपने ये भी देखा कि हॉब्स उस तरीके से मानव स्वभाव की बात नहीं करता जिस तरीके की बात मैकियावेली ने की थी। मैकियावेली ने तो जब ह्यूमन नेचर की बात की तो उसने अपने अनुभव के आधार पे जो कुछ भी देखा उसको उसने एज इट इज उसको उसने व्यक्त किया। लेकिन हॉब्स जब ह्यूमन नेचर को डिफाइन कर रहा है तो वो एक बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बना रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से उसने जो है फिजिक्स और मैकेनिक्स के सिद्धांतों से शुरू किया और वहाँ से फिर वो मनोविज्ञान से होते होते किस तरीके से वो ह्यूमन नेचर को डिफाइन करता है, जिसमें आपने देखा कि वो कहता है कि मनुष्य क्या है, तो मनुष्य भी एक पदार्थ है और मनुष्य में भी गति है। तो जो मनुष्य है या मनुष्य का मस्तिष्क है वो भी अंतःक्रियाशील होता है, और जब वो अंतःक्रियाशील होता है यानी जब वो एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उसके भीतर विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, और उन्हीं संवेदनाओं को फिर वो कैटेगराइज करते हुए कहता है कि उनमें जो है कुछ में जो है कुछ बातों में आकर्षण होता है और कुछ बातों से विकर्षण होता है। अल्टीमेटली फिर वो कहता है कि उसमें एक इच्छा का सिद्धांत होता है और मनुष्य जो है वो इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। जो इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है तो उससे उसको उल्लास होता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। एक चीज को पाने से जो उसको खुशी होती है वो स्थायी नहीं होती है। अल्टीमेटली फिर वो कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो फिर वो कहता है कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी इच्छा है वो उसके जीवन की सुरक्षा है। अब जीवन की सुरक्षा कैसे मेंटेन रहेगी, तो उसके लिए फिर वो शक्ति की इच्छा रखता है, वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और चूंकि सब मनुष्य ऐसी ही इच्छाएं रखते हैं और सभी मनुष्य जो है बराबर हैं, वो जन्मतः समान हैं, तो फिर उनके भीतर स्वार्थ भी उत्पन्न होता है और उनके बीच में जो है संघर्ष भी होता है। तो देखिए, हॉब्स अगर ये सिद्ध कर रहा है कि मनुष्य स्वार्थी है और मनुष्यों के बीच में आपस में संघर्ष हो रहा है, तो इसके लिए वो एक लंबा चौड़ा आप कह सकते हैं कि वो उसको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में उस चीज को वो व्यक्त कर रहा है। वो सीधे सीधे इस चीज को नहीं कह रहा है। और एक चीज आप ये भी देखेंगे कि जैसे अगर वो कह रहा है कि मनुष्य स्वार्थी है और मनुष्यों के बीच में आपस में संघर्ष हो रहा है, तो ये कहने का उसका आशय ये नहीं है कि मनुष्य जो है बाई नेचर स्वभावतः बुरा है, ऐसा वो नहीं कह रहा है। वो मनुष्य को बाई नेचर उसको बुरा नहीं कह रहा है, बल्कि वो ये सिद्ध करना चाहता है कि चूंकि मनुष्य ऐसी कंडीशन में है, वो ऐसी परिस्थितियों में है, तो ऐसी सिचुएशन में, तो वो उन सिचुएशंस के कारण, उन कंडीशंस के कारण मनुष्यों के बीच में संघर्ष होता है और उसके बीच में जो स्वार्थी प्रवृत्तियां होती हैं वो जो है कह सकते हैं कि वो प्रभावी हो जाती हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हॉब्स ने अपने राजनीतिक विचारों में ह्यूमन नेचर को डिफाइन किया, तो वो अपने आप में एक यूनिक, उसका एक पैटर्न है, उसका एक अद्वितीय तरीका है जिसमें कि उसने इस तरीके से ह्यूमन नेचर की बात की। अब अगर आप हॉब्स के ह्यूमन नेचर को समझ रहे हैं तो फिर अब आपके लिए हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि जो विचारक जिस तरीके से ह्यूमन नेचर की बात करेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए फिर वो जो है समाज की बात करेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए वो राज्य की बात करेगा या सरकार की बात करेगा। तो ह्यूमन नेचर के बारे में जिस विचारक का जो भी दृष्टिकोण होता है, वही ये तय कर देता है कि वो जो है समाज, राज्य, सरकार के बारे में किस तरीके से विचारों को व्यक्त करेगा। और इन समस्त विचारों को हॉब्स ने जिस रूप में प्रस्तुत किया या जिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में प्रस्तुत किया, उसे हम हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। जब आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो जैसे आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा हो, तो उसमें एक चैप्टर होता है राज्य की उत्पत्ति, तो ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट में राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रचलित हैं। उसमें दैवीय सिद्धांत भी होता है, उसमें शक्ति का सिद्धांत भी होता है, उसमें विकासवादी सिद्धांत भी है। तो उसी में एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और
जिन तीन प्रमुख विचारकों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, उनमें से हॉब्स जो है प्रमुख है। वैसे जो बाकी जो दो अन्य विचारक हैं उनमें जॉन लॉक हैं और रूसो, ठीक है। यानी हॉब्स, लॉक और रूसो, इन लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को व्यक्त किया। तो आपके पाठ्यक्रम में उस तरीके से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन विचारकों में जो थिंकर्स हैं या वेस्टर्न थिंकर्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सामाजिक समझौते से जुड़े या सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़े दो विचारक आपके कोर्स में हैं, जिसमें एक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं हॉब्स और दूसरा है लॉक, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। रूसो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेट जो सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उसके पाठ्यक्रम में रूसो है, लेकिन आपके आईएएस के पाठ्यक्रम में रूसो नहीं है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे चूंकि आईएएस के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे हॉब्स और लॉक की चर्चा करेंगे, और बाद में अगर कुछ लोग डिमांड करेंगे तो अलग से फिर हम उसमें जो लोग पीसीएस वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें उनकी डिमांड के हिसाब से हम रूसो पे अलग से उनसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें उसके बारे में कुछ तो आपको पता चल गया है, क्योंकि हमने जो अभी तक जो हॉब्स के राजनीतिक विचारों की बात की तो उसमें मुख्य रूप से जो चर्चा केंद्रित थी जिस बात पे, वो था ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो वो किस तरीके से ह्यूमन नेचर को डिफाइन करता है, ये लगभग आप इस चीज को समझ चुके हैं। अब मोटे तौर पे आप देखेंगे तो जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत होता है, तो उसमें जो विचारक हैं वो एक प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, एक स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग एक समझौते की बात करते हैं, और फिर ये बताते हैं कि समझौते का परिणाम क्या निकला। जाहिर सी बात है कि जब वो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं यानी स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, तो फिर उसी स्टेट ऑफ नेचर में वो ये डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा था, ठीक है। तो हॉब्स के बारे में तो आपको तो ये अंदाज लग गया कि मनुष्य का स्वभाव कैसा था, क्योंकि लास्ट में आके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मनुष्य जो है स्वार्थी है और मनुष्य के बीच में या मनुष्यों के बीच में आपस में संघर्ष होता है, ठीक है। तो वही चीज, वही जो ह्यूमन नेचर को अब तक डिफाइन किया गया हॉब्स के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत, तो वही ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखकर हम प्राकृतिक अवस्था को डिफाइन करते हैं। तो कुल मिला के आप ये लिखिए कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हम तीन बातें देखेंगे। एक तो प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था से आशय क्या है, जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें, अगर हॉब्स की बात करें तो आप कह सकते हैं जिसमें समाज या राज्य या सरकार नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी आपको इंडिकेट की थी कि हॉब्स जो है राज्य और समाज इसमें अंतर नहीं करता, या आप कह सकते हैं कि वो एक ही समझौते की बात करता है, उसी समझौते से समाज भी बना, राज्य भी बना और सरकार भी बनी। तो प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि न तो किसी प्रकार का कोई सोसाइटी जैसी कोई चीज है, न तो स्टेट है, न किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट है। दूसरी बात, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में एक समझौता होता है। अगर हॉब्स के हिसाब से देखें तो यह समझौता लोगों में आपस में हुआ।
या आप लिख सकते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ में ये समझौता करते हैं। ठीक है, लोगों में आपस में हुआ या लोग एक दूसरे के साथ ये समझौता करते हैं। और तीसरी बात जो हम कह रहे हैं कि फिर ये देखना पड़ता है कि समझौते का परिणाम क्या निकला। ठीक है, तो इससे जो है अगर हॉब्स में देखेंगे तो समाज, राज्य या सरकार अस्तित्व में आती है। ठीक है, अब एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लें कि ये जो बातें की जा रही हैं वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में की जा रही हैं। ये जो बातें हैं ये बातें सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में की जा रही हैं। ठीक है, जब हॉब्स अगर बात करता है एक प्राकृतिक अवस्था की जिसमें वो कहता है कि न तो राज्य है, न तो समाज है, न तो सरकार है, तो वो जो प्राकृतिक अवस्था है तो वो उसकी ऐतिहासिकता की ओर इशारा नहीं करता, वो इतिहास के संदर्भ में बात नहीं करता। या जब वो समझौते की बात कर रहा है तो वो इतिहास के संदर्भ में बात नहीं कर रहा है। इतिहास के संदर्भ में बात न करने का मेरा आशय ये है कि वो ये नहीं बताना चाहता है कि ये समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, किस काल में हुआ, ये वो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, वो उसके समय पे या उसके काल पे नहीं जा रहा है, उसके स्थान पे नहीं जा रहा है कि ये समझौता फला चौराहे पे लोगों ने इकट्ठा होकर किया, वो उसका विषय नहीं है। क्योंकि हॉब्स बेसिकली है क्या? हॉब्स कोई इतिहासकार नहीं है। हॉब्स एक राजनीति सिद्धांतकार है, वो सिद्धांत दे रहा है। तो सिद्धांतकार जो होते हैं वो बातों को यूं ही सीधे सीधे नहीं कह देते। अगर वो बात करते हैं तो उसके लिए वो एक, आप कह सकते हैं कि उसका एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसका कहीं ना कहीं से वो कुछ चीज़ों को एज्यूम करके चलते हैं या कुछ चीज़ों को एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में उसको लेके चलते हैं और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे करके निष्कर्ष निकालते हैं। वो डिडक्टिव मेथड से भी निकालते हैं, ठीक है, और इंडक्टिव मेथड से भी निकालते हैं। लेकिन हॉब्स जिसमें कि आप देख रहे हैं कि उसकी जो पद्धति है वो निगमनात्मक है, वो डिडक्टिव मेथड है। तो वहाँ पे वो कुछ चीज़ों को बेस बनाते हुए फिर उसके आधार पे वो एक एक करके निष्कर्ष निकालता है। तो ये जो भी बातें वो कह रहा है प्राकृतिक अवस्था की, जो भी बातें वो कह रहा है समझौते के बारे में, तो उसके पीछे उसका एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है और उसके पीछे उसका सर्टेन ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे उसका एक निश्चित उद्देश्य है कि वो कुछ सिद्ध करना चाहता है। वो आप लास्ट में देखेंगे कि वो फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो शासक है वो निरंकुश होना चाहिए, उसके पास में शक्ति होनी चाहिए। तो बात सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ ये बताना चाहता था कि जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, जो गृहयुद्ध है, जिस तरीके से कैओस है, जिस तरीके से लोगों के जीवन को खतरा है, तो उसमें जो अल्टीमेट सोल्यूशन उसको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एक ऐसा शासक होना चाहिए, जो उसकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन, वो एक ऐसा शासक होना चाहिए जिसके पास में शक्ति हो। और वो जो उसकी पुस्तक है लेवियाथन, अगर आप उसके लेवियाथन का अगर आप कवर पेज देखेंगे तो उसके ऊपर उसने एक ऐसा एक तस्वीर उसमें आपको दिखाई पड़ती है। तो उसी से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि वो जो लेवियाथन है वो कितना शक्तिशाली है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर। ये हॉब्स के पुस्तक की तस्वीर है, उसका ये कवर पेज है जो उसकी पुस्तक है लेवियाथन। तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है उसका जो शरीर है वो पहाड़ियों के ऊपर निकला हुआ है। तो एक तरीके से हॉब्स ये दिखा रहा है कि वो उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही विराट है। और फिर आप देखेंगे कि उसके एक हाथ में तलवार है, ठीक है। तो तलवार किस चीज का प्रतीक है? तो आप कह सकते हैं कि तलवार तो शक्ति का प्रतीक है। और दूसरे हाथ में आप देखेंगे कि एक दंड है। तो आमतौर पे ये जो दंड होता है वो वैसे तो आमतौर पे आप देखेंगे कि बहुत सारे धर्मगुरु वगैरह होते हैं तो वो भी दंड लेके चलते हैं, उनके आगे कोई दंड लेके चलता है। तो या जैसे राजाओं के साथ भी दंड चला करता है, तो वो दंड एक तरीके से वो न्याय का प्रतीक है, ठीक है। तो एक तरफ उसके हाथ में तलवार है और दूसरी तरफ उसके हाथ में एक दंड है। तो एक तरफ वो शक्ति का प्रतीक है, दूसरी ओर न्याय का प्रतीक है। और उसका जो व्यक्तित्व दिखाया गया है वो इतना विराट दिखाया गया है कि वो कहीं ना कहीं से हॉब्स ये दिखाना चाहता है कि जो आज की सिचुएशन है, जिसमें कि एक तरीके से माइट इज राइट वाली जो सिचुएशन है, जो
एक तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन है ना, जिसमें कि आप कह सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन होती है इसको कि एक शब्द दे देते हैं मात्स्य न्याय, जिसमें कि आप कहते हैं कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो वो उस तरीके की जो सिचुएशन है जहाँ पे क्योस है, अराजकता है, हिंसा है, वायलेंस है, तो उस कंडीशन को कंट्रोल में करने के लिए और लोगों की जीवन की सुरक्षा को गारंटी देने के लिए एक ऐसे लेवियाथन की आवश्यकता होगी जो बहुत शक्तिशाली है और उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, वो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई अंकुश नहीं है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो अपने आप में पर्याप्त इतना शक्तिशाली है कि वही जो है उस समय की समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने कहा कि जब भी वो ह्यूमन नेचर की बात करेगा या जब भी वो प्राकृतिक व्यवस्था की बात करता है, जब भी वो समझौते की बात करता है, तो अल्टीमेटली उसका एम उसी निष्कर्ष की ओर बढ़ना है कि एक ऐसा शासक हो, एक ऐसा लेवियाथन हो, एक ऐसा निरंकुश शासक हो जो उस समय जो है व्यवस्था को बनाए रख सके, व्यवस्था पर नियंत्रण रखते हुए वहां की जो शासन व्यवस्था है, स्थिरता है, उस चीज को वो मेंटेन कर सके। तो देखिए, सिद्धांतकार जो बात कर रहा है तो वो निरुद्देश्य नहीं कर रहा है। वो जो भी बातें कर रहा है वो आपको लगेगा कि ये कौन सी बात कर रहा है, ये कौन सी प्राकृतिक अवस्था, ये किस समझौते की बात कर रहा है, कहाँ हुआ, किस गली, किस मोहल्ले, किस चौराहे पर हुआ। तो वो उसका उद्देश्य नहीं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, वो एक राजनीतिक दार्शनिक है, उसकी बात कहने की एक शैली है। अगर आप हॉब्स को एक पॉलिटिकल फिलोसोफर के तौर पे देखते हैं या हॉब्स को अगर आप एक राजनीतिक सिद्धांतकार के तौर पे देखते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उसको बात कहने का एक उसका मेथड है, उसका एक खास तरीके का मेथड है, उसकी खास तरीके की मेथोडोलॉजी है, उसका एक खास तरीके का अप्रोच है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं प्राकृतिक अवस्था से। तो प्राकृतिक अवस्था में सबसे पहले जो चर्चा होगी वो ह्यूमन नेचर के बारे में होगी, और ह्यूमन नेचर के बारे में हम लोग शुरुआत में काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं, तो उसी से अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। जो बातें अभी तक हमने आपसे की वो बेसिकली ह्यूमन नेचर को डिफाइन करती हैं, अब उसी से हम निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे अभी तक जो बात हमने की हॉब्स के अनुसार, तो उसमें एक बात तो ये निकल के सामने आती है कि जो मनुष्य है वो इच्छा से प्रेरित है। जो पहले मैंने लिखा था कि जो मनुष्य है वो इच्छा सिद्धांत से प्रेरित है, यहां हमने लिख दिया कि मनुष्य इच्छा से प्रेरित है, और उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो आप कहेंगे कि जीवन की सुरक्षा। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है जीवन की सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे कि इसके लिए वह शक्ति चाहता है, यानी जीवन की सुरक्षा के लिए वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो शक्ति है वो एक तुलनात्मक अवधारणा है, वो एक कंपैरेटिव आप कह सकते हैं कि वो फिनोमिना है। ठीक है, और उसकी जो आवश्यकता है वो निरंतर पड़ती है, कंटिन्यूअसली जो है मनुष्य को उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो तुलनात्मक है। आप आज शक्ति हासिल कर लेते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि वो दूसरों की तुलना में कितनी है और कितनी देर आप उस शक्ति को बनाए रख सकते हैं या आवश्यकता अनुसार उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि इन्हीं सब कारणों से मनुष्य स्वार्थी होता है और उनमें आपस में
संघर्ष होता है। ठीक है, तो जो बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपसे की थी, तो उसी से ये निष्कर्ष निकल के सामने आ गए। और ये जो बातें हैं वो आप समझ रहे होंगे कि ये जो बातें हैं, तो इसमें बेसिकली जो चर्चा हो रही है वो मानव स्वभाव के बारे में हो रही है। यहाँ पे जो चर्चा है वो प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव के बारे में है। ठीक है, कि मनुष्य इच्छा से प्रेरित है, उसकी सबसे बड़ी जो इच्छा है वो सिक्योरिटी की है, इसीलिए वो क्या चाहता है, वो पावर चाहता है, शक्ति चाहता है, और इसी वजह से वो सेल्फिश या स्वार्थी हो जाता है, और इसीलिए जो है मनुष्यों में आपस में संघर्ष होता है, जिसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो संघर्ष की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, अब हम लोग आ गए इस बात पे कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो संघर्ष की अवस्था है। अब हॉब्स ये कहता है कि ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष का वो 3 कारण बताता है: प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और यश यानी प्रसिद्धि। कि लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे के मुकाबले वो लाभ कमाना चाहते हैं, वो लाभ चाहते हैं, वो लाभ की स्थिति में होना चाहते हैं। अविश्वास किस लिए है? क्योंकि उनके भीतर इनसिक्योरिटीज हैं, उनके भीतर असुरक्षा है, वो एक दूसरे से खतरा महसूस करते हैं, वो एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति उनके पास आ रहा है ये कहीं उनको धोखा न दे दे, कहीं उनके साथ छल न कर ले, कहीं उसको हानि न पहुंचा दे, कहीं उसकी हत्या न कर दे। तो इस वजह से चूंकि उसके भीतर इनसिक्योरिटीज हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति उसमें अविश्वास है। और फिर वो कहता है कि संघर्ष का एक कारण ये भी है कि ये मनुष्य के नेचर में है कि वो कहीं ना कहीं से यश चाहता है, वो प्रसिद्धि चाहता है। ठीक है, जैसे आज भी आप कह सकते हैं कि मनुष्य की जो समस्याएं होती हैं वो सिर्फ उदर पूर्ति की ही नहीं है या आवश्यकताओं की पूर्ति की ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का पेट भरा है, मनुष्य को जो है भोजन मिल गया तो उसी से मनुष्य संतुष्ट हो जाएगा, या ऐसा नहीं कि मनुष्य ने बहुत सारे धन दौलत कमा लिए तो उसी से वह संतुष्ट हो जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, वो पता चला कि आप उनसे मिले तो वो दुखी हैं, और वो कौन लोग हैं तो पता चला उनका पेट भी भरा है और उनके पास में पर्याप्त धन दौलत भी है। तो वो इसीलिए दुखी है क्योंकि उनको सुबह से किसी ने नमस्कार नहीं किया, यानी उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो लोगों के भीतर इस तरीके की आकांक्षा होती है। आप भी किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी विवाह में जाते हैं, तो वहां पे अगर कोई आपको रिकॉग्नाइज न करे, कोई आपको पहचानने से इनकार कर दे, कोई आपसे बात न करे, तो फिर आपको लगता है कि मतलब आपका जीवन व्यर्थ है। लेकिन वहीं आप जब पहुंचते हैं और 10 लोग आपको घेर लेते हैं, कोई आपका पैर छूता है, कोई आपको प्रणाम करता है, कोई आपका हालचाल पूछता है, तो आपको लगता है कि नहीं, आपके जीवन की वर्थ है। तो जो मनुष्य है उसके नेचर में यह चीज है कि वो यश चाहता है, वो प्रसिद्धि चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसको पहचाने, लोग उसको सलाम ठोकें, ऐसा मनुष्य चाहता है। वही बात हॉब्स कह रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि संघर्ष के 3 कारण है। तो 3 कारण में पहला वो कहता है वो है प्रतिस्पर्धा। ये प्रतिस्पर्धा किस लिए होता है? लाभ के लिए। ठीक है, दूसरा वो कहता है, दूसरा कारण क्या है? पहला तो प्रतिस्पर्धा हो गया, दूसरा अविश्वास। वो अविश्वास किस लिए है? क्योंकि एक दूसरे से खतरा है, एक दूसरे से खतरा है, या एक दूसरे से वो असुरक्षित महसूस करता है, इनसिक्योर फील करता है। और तीसरा जो कारण है वो उसके अनुसार क्या है? वो कहता है यश, यानी वो
प्रसिद्धि चाहता है। ठीक है, वो जो है प्रसिद्धि चाहता है। अब कुल मिलाकर वो ये कहता है, जो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, कि जो मनुष्यों में आपस में जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष हॉब्स के अनुसार इसलिए नहीं है कि वो बुरा है, वो चीज़ नहीं है। वो ये इंडिकेट करना चाहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये प्राकृतिक अवस्था की उन परिस्थितियों की वजह से हो रहा है, उन कंडीशंस की वजह से हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो लोगों को गारंटी दे सके, उनको सिक्योरिटी वगैरह की गारंटी दे सके, या वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो सबको एक व्यवस्था में रख सके, जो सबको एक ऑर्डर में रख सके। तो इस वजह से वहाँ पे इस तरीके की जो है कॉन्फ्लिक्ट की या संघर्ष की वहाँ पे सिचुएशंस है। तो आगे लिखिए कि कुल मिलाकर प्राकृतिक अवस्था की परिस्थितियों के कारण लोगों में संघर्ष होता है या युद्ध जैसी स्थिति होती है। आगे वो कहता है कि यह जो संघर्ष है या युद्ध है, प्रत्येक के साथ होता है ना, यानी ऑल अगेंस्ट ऑल। ये जो युद्ध है ये प्रत्येक का प्रत्येक के साथ होता है। ठीक है, और फाइनली वो कहता है कि ह्यूमन नेचर को डिफाइन करते हुए फाइनली वो कहता है कि इससे मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, बुरा, बर्बर व अल्प हो जाता है। यानी वो 5 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है: एकाकी, निर्धन, बुरा, बर्बर और अल्प हो जाता है। यानी सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट, है ना, अल्प हो जाता है। तो इस तरीके से वो ह्यूमन नेचर को या उसके जीवन को वो जो है परिभाषित करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य किस नेचर का होता है, या उसका जो जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब इस आधार पे हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है, और फिर वो कहता है कि देखिए, इन सारे कारणों से, इन सारी वजहों से जो मनुष्य होता है वो पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाता है ना। जैसे जो मनुष्य की जो इच्छा होती है कि वो पूर्ण आयु को प्राप्त करे, या अगर उसकी मृत्यु हो तो प्राकृतिक कारणों से ही हो, स्वाभाविक रूप से हो। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके की वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, और वो जो युद्ध है वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो वहाँ पे जो उसने अभी कहा कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत शॉर्ट है, वो बहुत अल्प है, वो पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाता, उसको हमेशा जान का खतरा बना रहता है। और इस सिचुएशन में जहाँ मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही एकाकी है, वो बुरा है, वो बर्बर है ना, तो वहाँ पे न तो उद्योग धंधे का विकास होगा, न तो वहाँ पे किसी प्रकार की कला संस्कृति का विकास होगा,
वहाँ पे किसी तरीके की नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, वहाँ पे किसी तरीके का जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो एक प्राकृतिक अवस्था है ना। और जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे किसी तरीके की सोसाइटी नहीं है, वहाँ किसी तरीके का स्टेट नहीं है, वहाँ किसी तरीके का गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर स्टेट हो, अगर गवर्नमेंट हो, तो वही गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली जस्टिस को या न्याय को स्थापित करेगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ वो कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है, यानी ह्यूमन नेचर के आधार पे ही वो प्राकृतिक अवस्था को डिफाइन कर रहा है, और कह रहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें मनुष्य पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, उन्हें निरंतर मृत्यु का भय बना रहता है। इस दौरान उद्योग, धंधों व कला कौशल का विकास नहीं हो सकता या नहीं होता। आगे वो कहता है कि इन्हीं सब कारणों से संपत्ति का विचार नहीं होता या संपत्ति नहीं होती। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का आशय क्या है? प्रॉपर्टी का आशय ये है कि प्रॉपर्टी भी एक तरीके से क्लेम है, प्रॉपर्टी भी एक तरीके से दावा है, और वो दावा जिसको कि सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, आप कहते हैं कि ये आपका घर है, तो अगर आप कहते हैं कि आपका घर है तो वो आपके कहने से नहीं होता। आप कहते हैं कि आपका खेत है, ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी कार है, तो आपके कहने से नहीं होती। आप जिस व्यवस्था में रहते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं, तो उस राज्य का जो सिस्टम होता है, उस राज्य के जो कायदे कानून होते हैं, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो राज्य के नियम कायदे कानून के तहत वो लिखा पढ़ी में होगी। अगर ऐसा न हो, तो अगर सिस्टम न हो, स्टेट न हो, गवर्नमेंट न हो, नियम कायदे कानून न हो, रूल रेगुलेशंस न हो, तो आप जिसको अपना घर कहते हैं तो लोग कहेंगे कि हम इसको नहीं मानते। और आप अपने घर से कुछ समय के लिए बाहर निकले तो पता चला दूसरे व्यक्ति ने आके अपना बोर्ड लगा दिया, और जब दूसरे व्यक्ति ने अपना बोर्ड लगा दिया और वो लाठी लेके खड़ा है, वो डंडा लेके खड़ा है, वो हथियार लेके खड़ा है, और आप इमेजिन करिए कि उस समय अगर कोई राज्य या सरकार जैसी चीज नहीं है तो आप कंप्लेन करोगे कहाँ? आप किसके पास जाके शिकायत करोगे कि नहीं साहब ये तो हमारा घर था, ये तो हमारी जमीन थी और फला व्यक्ति ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ताकत के दम पे कब्जा कर लिया? तो वो कंप्लेन करने के लिए थाना पुलिस होनी चाहिए, वो कंप्लेन करने के लिए तहसील होना चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, डीएम होना चाहिए। आप कहाँ जाके कंप्लेन करोगे? तो जिस प्राकृतिक अवस्था की हॉब्स बात कर रहा है, तो उसमें तो ना तो स्टेट है, ना सोसाइटी है, ना गवर्नमेंट है। तो जब वही चीज नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी तो तभी होगी ना जब आपका क्लेम है और सिस्टम उसको मान्यता दे, सिस्टम उसको स्वीकार करे, और कोई अगर उसका उल्लंघन करे तो सिस्टम आपका बचाव करे, या जो उल्लंघन करे उसको दंड दे। कि अगर आपकी जमीन पे, आपके घर पे किसी ने कब्जा किया तो उसके खिलाफ सिस्टम कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे, उसको उठा के जेल में डाले। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका घर और आपकी संपत्ति वो कैसे सुरक्षित रहेगी? तो इसीलिए हॉब्स कहता है कि वहां पे संपत्ति का विचार भी नहीं होता है। इसी तरीके से कुछ और बातें हैं, इसी क्रम में आगे लिखते चलें।
हॉब्स कहता है कि यहां पे संस्कृति व सभ्यता का विकास नहीं होता, यहां पे न्याय का विचार नहीं होता, न्याय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है, न्याय की किसी प्रकार से कोई स्थापना नहीं है। या इसी बात को वो दूसरे शब्दों में कहता है कि यहां पे शक्ति ही न्याय होगा। वहां पे न्याय का कोई अवधारणा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि न्याय की अवधारणा तभी होगी, न्याय का विचार तभी होगा, जस्टिस तभी होगा जबकि उस जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई अथॉरिटी होगी। अगर जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो जस्टिस कहां से होगा? तो ऐसे में हॉब्स कहता है कि क्या होगा, तो कहता है कि वो एक तरीके से वहां पे शक्ति ही न्याय का आधार हो जाएगी, यानी शक्तिशाली का हित ही एक तरीके से न्याय हो जाएगा, जिसको कि वो कहता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो माइट इज राइट वाली सिचुएशन हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास में ताकत है तो वही ठोक के कहेगा कि यही होगा और यही न्याय है। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से न्याय को डिफाइन करेगा। और कौन डिफाइन करेगा? जिसके पास, हमने कहा कि लाठी होगी, लाठी का मतलब जिसके पास में ताकत होगी, जिसके पास में पावर होगी, जिसके पास में शक्ति होगी। तो जो शक्तिशाली होगा वही अपने हिसाब से न्याय को चलाएगा, और वो तब तक न्याय को चला सकता है जब तक कि उसके पास शक्ति होगी। हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति उसको रिप्लेस करते हैं। जिसके पास में ताकत है, जिसके पास में शक्ति है, तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए हो, कुछ समय के बाद दूसरे लोग आए और उसको हटा दे। तो वो सिचुएशन है जिसमें कि एक तरीके से अराजकता है, जिसमें एक तरीके से क्याओस है, जिसमें माइट इज राइट है, जिसमें शक्ति ही न्याय है। शक्ति ही न्याय होने का मतलब न्याय नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा कि शक्ति ही न्याय कहने का मतलब न्याय है, ये बात नहीं है। शक्ति ही न्याय का मतलब है कि न्याय का कोई कॉन्सेप्ट वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो जिसके पास बल होगा वही अपने हिसाब से न्याय चलाएगा, तो इसके मतलब न्याय नहीं होगा। वहां पे एक तरीके से अन्याय की स्थितियां, शक्ति ही न्याय का मतलब है कि वो एक तरीके से अन्याय की स्थितियां। माइट इज राइट का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब वो न्याय नहीं है, उसका मतलब है कि वहां पे अन्याय का बोलबाला है। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो बात करता है, प्राकृतिक अवस्था का वो चित्रण खींच रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए, जब वो इतनी बातें कर रहा है तो यहां पे तो कोई बात पॉजिटिव नजर नहीं आती। अब यहां से उसको जाना किधर है? तार्किक रूप से अब यहां से उसको प्राकृतिक अवस्था से लोगों को निकालते हुए लोगों को समझौते की तरफ ले जाना है, क्योंकि जब समझौता होगा तभी राज्य बनेगा, तभी समाज बनेगा, तभी सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं से उसको कुछ ऐसा इंडिकेशन तो देना पड़ेगा ना कि जिससे कि लोग समझौते के लिए मोटिवेट हो। जो बात हमने मैकियावेली के संदर्भ में भी कही थी कि मैकियावेली कहता है कि मनुष्य स्वभावतः बुरा है, स्वार्थी है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके अंदर ये भावना रहता है कि यार अगर वो सिस्टम में रहे तो शायद उसका ज्यादा स्वार्थ सिद्ध हो। तो मैकियावेली ने उसको स्वार्थ सिद्ध के हिसाब से ही कहा कि लोग व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। तो वही चीज एक दूसरे रूप में हॉब्स में आती है कि हॉब्स कहता है कि देखिए, जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का कोई नियम कायदा कानून नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो प्राकृतिक अवस्था में कोई प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक कानून जैसी चीज नहीं है जिसे आप सही अर्थों में कानून कहें, क्योंकि कानून तो वही होगा ना जिसके पीछे लागू करवाने के लिए कोई सत्ता होगी। बिना अथॉरिटी के कानून नहीं हो सकता। ठीक है, बिना जो है आप कह सकते हैं कि व्यवस्था के कानून नहीं हो सकता। सिस्टम में ही तो कानून लागू होगा, और कानून लागू करने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए, कोई सत्ता चाहिए, वो तो है नहीं वहां पे। तो उस अर्थ में तो किसी प्रकार का वहां पे कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो वहां पे कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं। अब देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब उसको प्राकृतिक अवस्था से निकाल के लोगों को समझौते की ओर ले जाना है। यानी वो एक प्रकार से संघर्ष की अवस्था, युद्ध की अवस्था से निकाल के लोगों को समझौते की ओर ले जाना चाहता है।
और वो एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं से उसको कुछ तो बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेतु बनाना पड़ेगा कि जिससे लोग प्राकृतिक अवस्था से निकल के समझौते की ओर जाए। तो वही बात वो कहता है कि देखिए कुछ प्राकृतिक नियम है, कोई कानून जैसी चीज तो नहीं है, लेकिन चलो कुछ प्राकृतिक नियम जैसी चीज है। और प्राकृतिक नियम भी उस अर्थ में नियम नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं से वो उनके प्राकृतिक अवस्था के अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है कि ठीक है वो संघर्ष की अवस्था है, लोग एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं, लेकिन कभी मनुष्य अकेले में बैठ के तो सोचता होगा ना कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, हम कब तक जो है असुरक्षा के भाव के साथ जीवन जिएंगे, और जीवन भी क्या जिए, उस जीवन की कोई गारंटी नहीं है, उस जीवन का कोई गारंटी नहीं है कि कब कौन कहां से आके किसको जो है मार दे। तो उसके भीतर कहीं ना कहीं से ये अनुभव है प्राकृतिक अवस्था की, यार ऐसा होता तो शायद बेहतर होता। तो वो जो उसका जो भाव है उसको हॉब्स कहता है कि वो एक तरीके से शांति की धाराएं हैं। और फिर उसमें कहता है कि जो इस तरीके की जो प्राकृतिक नियम हैं, जो शांति की धाराएं हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये कुल मिला के ये 19 प्रकार के हैं, जिसमें कि 3 प्रमुख हैं। तो लोग क्या महसूस करते हैं या लोगों के भीतर क्या इस तरीके का सेंस होता है, तो एक तो होता है कि वो कभी कभी सोचते हैं कि चलो यार मिलजुल के किसी तरीके से लोगों को शांति स्थापना का प्रयास करना चाहिए। शांति स्थापना तभी हो जब लोग अपनी लाठी छोड़ें, अपने हथियार छोड़ें, अपनी शक्ति को विड्रॉ करें, अपने अधिकार को छोड़ें। और तो वो कहता है कि उसमें जो 3 मुख्य हैं कि लोगों को शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, लोगों को अधिकार छोड़ने के लिए, शक्ति छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, और समझौतों को पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से वो एक वहां पे एक कंसेप्चुअल, एक थ्योरेटिकल वहां से एक टर्निंग पॉइंट है, जहां से कि वो समझौते की ओर ले जाता है। तो ये सारी जो बात है ये लॉजिकल है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये जो बातें हो रही हैं ये हिस्टोरिकल रेफरेंस में नहीं हो रही है, ये ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं हो रही है। हॉब्स एक राजनीतिक सिद्धांतकार है और उसका उद्देश्य इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं से कुछ निश्चित निष्कर्षों को निकालना है। और वो निष्कर्ष जो मैंने बताया कि वो एक शक्तिशाली शासक के पक्ष में लॉजिकली, तार्किक रूप से वो निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहा है। उसी के लिए ये सारा उसने जो है ये पूरा एक वैचारिक उसने जो है एक इमारत खड़ी कर रखी है। तो कुल मिला के जो टर्निंग पॉइंट है, तो वहां से आप देखेंगे कि अब वो क्या कहता है। यहां से एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है। अब वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कानून या विधि का अभाव होता है। किसी प्रकार का कोई कानून या विधि नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रकृति के नियम या प्राकृतिक नियम होते हैं। और वो किस संदर्भ में है, ये ध्यान दीजिएगा कि वो कानून नहीं है, वो उस तरीके से कानून नहीं है। हाँ, कुछ हैं, कुछ नियम हैं ऐसे। तो ये बेसिकली है क्या, उसको वो डिफाइन करता है कि ये मनुष्यों के या मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था के अनुभव होते हैं, जो मनुष्य की आत्मसंरक्षण की भावना से, आत्मसंरक्षण की भावना से, नेक्स्ट उसमें मैं लिख रहा हूं,
भावना से प्रेरित होते हैं। यानी जो एक उसके भीतर जो एक सेल्फ प्रोटेक्शन या आत्म संरक्षण का जो भाव है, वो अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता है। तो अकेले में बैठ के सोचता है कि ऐसा कुछ हो जाए काश, कि जिससे उसका जो जीवन है, जो अल्प है, जो शॉर्ट है, वो किस तरीके से सुरक्षित हो जाए। तो ये जैसा कि हॉब्स ने कहा कि वो कोई नियम कायदा कानून नहीं है, बल्कि वो प्राकृतिक अवस्था के उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अनुभव हैं। और इसी को हॉब्स लिख लीजिए, इसी को हॉब्स शांति की धाराएं कहता है। शांति की धाराएं कहता है। ठीक है। और यह बात भी जाहिर है कि इसका पालन, अगर उसका पालन भी हो रहा है तो वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थवशी इसका पालन करते हैं। और उनका सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? वो सबसे बड़ा स्वार्थ तो वही है, वो चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो सुरक्षित हो। तो वही कह रहा है कि इसका पालन स्वार्थ बुद्धि के कारण ही होता है। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो कहता है कि ऐसा लिख लीजिए कि उसके अनुसार उन्नीस 19 प्रकार के प्राकृतिक नियम होते हैं जिसमें तीन मुख्य हैं। अब तीन मुख्य हैं तो उसमें पहला क्या है? पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अपने अधिकार का त्याग, नेक्स्ट में लिख रहा हूं मैं, उस सीमा तक अपने अधिकार का त्याग करना चाहिए जिस सीमा तक अन्य लोग भी ऐसा करें। तीसरा प्राकृतिक नियम यह है कि वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समझौते का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से आप ये देखते हैं कि वो ह्यूमन नेचर और प्राकृतिक अवस्था की बात करते 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 वो अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि लोगों को समझौते के लिए प्रयास करना चाहिए। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं से एक प्लॉट तैयार कर रहा है, वो एक तार्किक आधार तैयार कर रहा है
कि जहाँ पे कि वो एक समझौते की बात कर सके। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि उसका जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, तो उस सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हम एक 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो प्राकृतिक अवस्था देखते हैं, फिर हम एक समझौता देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उस समझौते का परिणाम क्या निकला, उस समझौते का जो रिजल्ट है वो क्या निकला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो बात अभी हम आपको समझा रहे थे कि प्राकृतिक अवस्था से जब वो समझौते की ओर जाएगा, तो वहां पे जो टर्निंग पॉइंट होगा, जो मोड़ होगा, तो वहां पे उसको कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा। और खासतौर पे हॉब्स के लिए ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि हॉब्स क्या कह रहा है, हॉब्स कह रहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो युद्ध की अवस्था है, वो संघर्ष की अवस्था है। तो जहां पे लोग युद्ध की अवस्था में हैं, जहां पे लोग संघर्ष की अवस्था में हैं, कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो फिर वो समझौता करेगा कैसे। तो वहां पे उसने कहा कि नहीं, वहां पे कुछ ऐसे सर्टेन प्राकृतिक नियम हैं, वो ब्रिज है। और वो प्राकृतिक नियम के बारे में स्पष्ट कहता है कि वो उस तरीके से कानून नहीं है जैसे कि कानून होता है, क्योंकि कानून हो भी नहीं सकता। कानून होगा तभी जब व्यवस्था होगी, जब सत्ता होगी, उसको लागू करने वाली अथॉरिटी होगी, तो वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं से उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो शांति की धारा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सभी लोगों को शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि हम भी अपना अधिकार छोड़ दें, बशर्ते कि अगला भी छोड़ दे। ऐसा ना हो कि हमने तो अपने हथियार डाल दिए और अगले ने नहीं डाले तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। तो मैं अपने अधिकार छोड़ने को तैयार हूं शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन कब? जबकि अगला भी छोड़ दे। सिर्फ एक व्यक्ति के छोड़ने से नहीं होगा, वो सबके छोड़ने से होगा कि सब अपने हथियार को, अपनी लाठी को, अपने जो है शक्ति को वो छोड़ने को तैयार है ना। तो फिर वो कहता है कि, और उसमें फिर तीसरी बात की लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों के मन में ऐसा होता है कि एक समझौता हो जाए तो बेहतर है भाई, ये रोजमर्रा की जो ये झंझट है उससे तो मुक्ति मिलेगी। तो यहां से देखिए अब हम चर्चा के दूसरे बिंदु पे पहुंचते हैं जहां पे हॉब्स बात करता है समझौते की। ठीक है, अब वो समझौते की बात करता है। तो समझौते की बात में ये तो स्पष्ट है कि जब वो कहता है कि देखिए समझौता तभी संभव होगा, समझौता तभी संभव होगा जब वो कहता है कि जो सबकी इच्छा है, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य वो कहता है कि वो इच्छा सिद्धांत से प्रेरित है। तो कहता है कि जब सबकी जो इच्छा होगी तो उस इच्छा के स्थान पे एक इच्छा हो जाए, है ना, या सब अपनी इच्छा को छोड़ने को तैयार हो जाए, या सबके पास में जो अलग अलग शक्तियां हैं उस शक्ति के स्थान पर एक शक्ति स्थापित हो जाए। तो इसी संदर्भ में लिखिए, वो कहता है कि समझौता, वो कहता है कि समझौता तभी संभव होगा जब, पहली चीज वो कहता है कि सबकी इच्छा के स्थान पर एक इच्छा का प्रभुत्व होगा और दूसरी बात वो कहता है कि सबकी शक्ति के स्थान पर एक शक्ति स्थापित होगी। ठीक है, क्योंकि ये बात आपने ह्यूमन नेचर के संदर्भ में देखी है कि ह्यूमन नेचर को डिफाइन करते समय तो वो कहता है ना कि हर जो मनुष्य है, प्रत्येक जो मनुष्य है वो इच्छा सिद्धांत से प्रेरित है। तो हर व्यक्ति की, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि समझौता तो तभी होगा कि हर व्यक्ति की जो अपनी अपनी इच्छा है वो अपनी इच्छाओं को विड्रॉ करे और सबकी इच्छा के स्थान पे फिर एक इच्छा क्रिएट हो। या हर आदमी जो शक्ति चाहता है तो हर आदमी अपनी शक्ति को छोड़े और उसके स्थान पर एक शक्ति स्थापित हो। तो इसी से वो समझौते का प्लॉट तैयार करता है। और फिर वो कहता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में
प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के साथ संघर्ष है, तो समझौता भी तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में रजामंद होंगे। तो उस समझौते की जो भाषा है, उस समझौते को वो जिस रूप में व्यक्त करता है, तो उसमें भी वो कहता है कि समझौता तभी होता है या कुछ इस प्रकार होता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपनी शक्तियां सौंपने को तैयार हूं, बशर्ते कि आप भी अपनी सौंपो, और इस फला व्यक्ति को, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप प्राधिकृत करो मतलब एक तरीके से उसको अथराइज करो कि वो अब हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करे और हमें एक सिस्टम में, हमें एक व्यवस्था में, हमें एक ऑर्डर में वो रखे और हम सब उसकी बात मानेंगे। ठीक है, तो यहीं से वो समझौते का जो ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, वो जिस भाषा में है वो उसको व्यक्त करता है। तो उसको भी लिख लीजिए, लिखिए, इस प्रकार हॉब्स एक समझौते का उल्लेख करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कहता है कि, क्या कहता है, अब ये जो बात मैं लिख रहा हूं ये हॉब्स के ही शब्दों में है, ये हॉब्स का एक स्टेटमेंट है जो उसकी पुस्तक लेवियाथन से लिया गया है। तो वो क्या कहता है, इन्वर्टेड कॉम लिखिए, कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस शर्त पर देता हूं कि तुम भी अपना अधिकार उसको दे दो और उसके सभी कार्यकलापों को प्राधिकृत कर दो। मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस शर्त पर देता हूं कि तुम भी अपना अधिकार उसको दे दो और उसके सभी कार्यकलापों को प्राधिकृत कर दो। प्राधिकृत कर दो मतलब उसको अथराइज कर दो। ठीक है, तो ये एक तरीके से समझौते का ड्राफ्ट है, ये एक तरीके से समझौते की भाषा है जो ये व्यक्त करती है कि लोग अल्टीमेटली आपस में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए, हमें अपनी शक्तियों को छोड़ देना चाहिए और एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अथराइज कर देना चाहिए कि अब आप
हमारे ऊपर शासन करने के लिए आप अथराइज्ड हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात आपको जितनी साधारण लग रही है, इसके इसके बहुत सारे निष्कर्ष हैं कि अब आप देखिए कहीं ना कहीं से अब हॉब्स उस तरीके की दार्शनिक मान्यताओं को, उस तरीके की सैद्धांतिक मान्यताओं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि जहाँ पे अब जो भी व्यवस्था बन रही है वो व्यवस्था जो है किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है। अभी तक क्या मान्यता चली आ रही थी, लंबे समय से, सैकड़ों साल से क्या मान्यता चली आ रही थी कि जो राज्य है वो ईश्वर की कृति है, जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन अब इन सैद्धांतिक मान्यताओं से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? अब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि लोग बना रहे हैं, जो राज्य है, जो शासक है वो लोग बना रहे हैं, वो मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, लोगों ने बनाया। किस लिए बनाया? तो अपने सुरक्षा के लिए बनाया। तो कहीं ना कहीं से अब वो एक नए तरीके की सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यताओं को वो वहां पे स्थापित करने का वो प्रयास कर रहा है, और जिसका जो प्रभाव हुआ वो बहुत, आप कह सकते हैं कि व्यापक रूप से दर्शन के क्षेत्र में, सिद्धांत के क्षेत्र में या राजनीतिक परिवर्तन लाने की दिशा में उसका एक बहुत ही व्यापक उसका प्रभाव हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से वो बात कह रहा है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देख लें, जो मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक अवस्था की, फिर समझौते की, फिर समझौते के परिणाम की। तो लिखिए, समझौते का परिणाम। अब परिणाम में सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे कि इससे प्राकृतिक अवस्था का अंत हो गया। फिर आप लिखेंगे इससे हॉब्स के अनुसार समाज या राज्य या सरकार का जन्म हुआ। या क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हॉब्स एक ही समझौते की बात कर रहा है और उसी समझौते से समाज भी आया, उसी समझौते से राज्य भी आया और उसी समझौते से सरकार भी आई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हॉब्स चूंकि अर्ली स्टेज में है, तो अर्ली स्टेज के जो विचारक थे वो इस तरीके से राज्य, समाज या सरकार में थ्योरेटिकली अंतर नहीं करते थे। उसमें से हॉब्स भी एक है। लॉक में जाके आप आगे देखेंगे तो उसमें आपको समाज और राज्य में अंतर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हॉब्स में ऐसा अंतर नहीं दिखाई पड़ता, तो इसीलिए लिखा गया कि समाज या राज्य या सरकार का जन्म हुआ। नेक्स्ट, एक नई सत्ता या संप्रभु सत्ता का जन्म हुआ। उसको सिर्फ अथॉरिटी नहीं बल्कि सॉवरेन अथॉरिटी कहा जा रहा है। सॉवरेन का मतलब सुप्रीम, कि वो एक सुप्रीम अथॉरिटी का जन्म हो रहा है। एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी जो सभी लोगों के ऊपर बाध्यकारी है, जिसका सभी लोगों के ऊपर नियंत्रण है। ठीक है, आगे, इस संप्रभु में ये जो सॉवरेन है, इसे उसकी पुस्तक के अनुसार लेवियाथन कहा जाता है। इस लेवियाथन में सबकी इच्छा व शक्ति समाहित है। तो ये बात तो आप समझ ही रहे हैं कि समझौता हुआ ही तब जब लोगों ने अपनी इच्छाओं को या अपनी शक्तियों का एक तरीके से समर्पण किया एक व्यक्ति की सत्ता में। ठीक है, और वही जो सत्ता है अब वो सर्वोच्च सत्ता है, वही अब जो है सॉवरेन अथॉरिटी है, वही अब जो है संप्रभु सत्ता है। तो इस तरीके से आप समझौते के परिणाम को देखते हैं। अब इतनी चर्चा के बाद अब ये सारी जो बातें हैं उसके राजनीतिक विचार के संदर्भ में वो तो हो गई। ठीक है, जो बातें हॉब्स ने कही वो बातें हम लोगों ने कर ली।
उसके ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर ली, उसके प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात कर ली, उसके समझौते के बारे में बात कर ली और समझौते के परिणाम के बारे में बात कर ली। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उस समझौते की एक तरीके से एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके उसका विश्लेषण करके हम लोग बहुत सारे निष्कर्ष निकालेंगे। और वो निष्कर्ष निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप वो निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तब तक आप उस समझौते के उसका जो रिलेवेंस है या उसके जो दार्शनिक जो उसके सैद्धांतिक जो उसके आउटकम है उसको आप जो है नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो और देखेंगे बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न आते हैं, जो एनालिटिकल प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके से कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे जिससे कि आप एनालिटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो अब आप लोग एक छोटी सी हेडिंग डाल लें कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विश्लेषण। ठीक है, तो जब हम लोग सामाजिक समझौते के सिद्धांत का या हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का जब हम विश्लेषण करेंगे तो उससे हम लोग कुछ सर्टेन निष्कर्ष निकालेंगे और उनको हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे ऐसे करके देखेंगे ताकि आपको उसको दिमाग में रखने में, याद करने में उसको आसानी हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो आप इसमें निष्कर्ष निकालेंगे या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंडिकेट भी किया था कि जब वो कह रहा है कि जो राज्य या समाज जो अस्तित्व में आया वो कैसे आया, तो वो समझौते के द्वारा आया, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आया। और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किन लोगों के बीच में हुआ, तो वो लोगों के बीच में हुआ, वो मनुष्यों के बीच में हुआ। तो इसका मतलब है कि राज्य को बनाया किसने, तो राज्य को तो मनुष्य ने बनाया। तो अगर राज्य को मनुष्य ने बनाया तो राज्य क्या हुआ, वो आर्टिफिशियल हुआ या नेचुरल हुआ। तो फिर आप कहेंगे कि राज्य तो अगर मनुष्यों ने बनाया है तो एक तरीके से वो कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, लोगों ने अपने आवश्यकता के अनुसार बनाया है। और इसी से उस सिद्धांत का भी खंडन हो जाएगा जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। क्योंकि दैवीय सिद्धांत जो हमने जिसकी चर्चा की थी हॉब्स के वैचारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, कि वहां पे ये कहा गया था कि दैवीय सिद्धांत ये कहता है कि राज्य क्या है, तो राज्य जो है ईश्वर की कृति है, ईश्वर ने बनाया। लेकिन यहाँ पे ईश्वर कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं भी ईश्वर जो है किसी भी सीन में नहीं है। यहाँ पे लोग हैं, लोग निकल के सामने आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो राज्य बनाते हैं। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष निकालते चलेंगे। तो वो कहता है कि जो राज्य है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लें कि राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, यानी वो कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। अब अगर आपके दिमाग में तुलना आ रही है तो आपने अरिस्टोटल को पढ़ा है, तो अरिस्टोटल क्या सिद्ध करता है कि राज्य क्या है, तो वो तो कहता है कि राज्य प्राकृतिक, वो तो प्राकृतिक। इस चीज को अरिस्टोटल ने जस्टिफाई किया है। लेकिन हॉब्स जिस तरीके से सामाजिक समझौते की बात कर रहा है, अब उससे ये निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि नहीं, राज्य प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। ठीक है, इससे यानी हॉब्स के सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन हो जाता है। इससे यानी राज्य के आने से अराजकता का अंत हो जाता है और राज्य के आने से शांति
व्यवस्था स्थापित होती है और लोगों के जीवन को सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निष्कर्ष निकाल लें, जिसमें कि मुख्य बात आपको थ्योरेटिकली ये ध्यान रखना है कि ये जो बात कह रहा है हॉब्स, इससे एक तो एरिस्टोटल की उस मान्यता का खंडन हो जाता है कि राज्य प्राकृतिक है, और दूसरा जो मध्यकाल में धार्मिक चिंतन के प्रभाव में आके जो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत था, जो डिवाइन थ्योरी थी, तो उस डिवाइन थ्योरी का खंडन हो जाता है, जिसमें कि वो कहते हैं कि जो राज्य है वो ईश्वर का क्रिएशन है और जो राजा है वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। अब यहाँ पे जो कुछ भी है वो लोगों के समझौते का परिणाम है, राज्य समझौते का परिणाम है, जो शासक है, जो संप्रभु है, वो समझौते का परिणाम है, ईश्वर कहीं भी नहीं है, तो वो सारी दैवी सिद्धांत की मान्यताओं का ये खंडन हो जाता है। अब उस समय के हिसाब से, जिस समय हॉब्स था यानी 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो ये समय भी पूरी तरीके से धार्मिक मान्यताओं से मुक्त नहीं था। ठीक है, आज भी आप 21वीं शताब्दी में हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हैं कि धर्म का या धार्मिक मान्यताओं का जबरदस्त लोगों के ऊपर असर है। तो वो उस समय तो आप सोच सकते हैं कि उस समय ये बात करना, तो वो अपने समय के हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात थी कि वो कह देना कि नहीं, राज्य जो है ईश्वर की कृति नहीं है, बल्कि राज्य तो जो है मनुष्यों के द्वारा किए गए एक समझौते का परिणाम है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट लिख लें। दूसरा वो कहता है कि हम निष्कर्ष निकालें कि समझौता जनता के मध्य आपस में हुआ, इसी में लिख लें कि समझौता राजा व प्रजा के बीच नहीं हुआ, इसीलिए शासक समझौते का पक्ष नहीं बल्कि परिणाम है। ठीक है, तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें कि आपने देखा कि जिस तरीके से वो समझौते की बात कर रहा है, तो उस समझौते में आप देख रहे हैं कि समझौता लोगों के बीच में, जनता के बीच में आपस में हो रहा है। ठीक है, लोग आपस में समझौता करके फिर वो शासक के पास जाते हैं और अपनी समस्त जो इच्छाएं हैं और शक्तियां हैं वो उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो समझौता है वो समझौता लोगों और शासक के बीच में नहीं हुआ है। यानी अगर समझौता जनता के बीच में हुआ है तो जो शासक है वो उस समझौते की पार्टी नहीं है, उसका वो पक्ष नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो उसका परिणाम है। अब देखिए, इस बात के भी बहुत सारे अर्थ निकल के सामने आ जाएंगे कि अगर कोई समझौते का पक्ष नहीं है, समझौते का परिणाम है, उसका रिजल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो समझौते की शर्त से नहीं बंधा है। तो जो बात मैंने कही कि हॉब्स कहीं ना कहीं से अपने तर्कों के माध्यम से एक निरंकुश राजा को स्थापित करना चाहता है, तो वो बात आपको यहाँ से इंडिकेट हो रही होगी जब वो कह रहा कि जो शासक है वो समझौते का पक्ष नहीं है, वो समझौते में शामिल नहीं है, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी समझौता करना, वो तो लोगों की मजबूरी थी। लोग इनसिक्योर थे, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उन्हें ऐसा ख्याल आया कि हम जाके अपनी शक्ति उस शासक को सौंप दें। तो शासक तो समझौते का पार्ट नहीं है, तो वो समझौते की शर्त से नहीं बंधा है, लोगों का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, अब आगे लिखिए
तीसरा लिख लें निष्कर्ष में कि शासक समझौते की किसी शर्त से नहीं बंधा है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर वो समझौते में शामिल नहीं है तो समझौते की किसी टर्म्स एंड कंडीशन से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि जनता ने अपनी इच्छा से शासक को शक्ति सौंपी है। आगे लिखते चलें, इससे एक निरंकुश शासक की उत्पत्ति होती है। शासक का आदेश बाध्यकारी होता है, कंपल्सरी होता है उसकी बात को मानना। समझौते के पश्चात उसे अर्थात समझौते को लागू करने के लिए या लागू करने के पीछे संप्रभु की शक्ति होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सारी बातें वो अपने ढंग से लॉजिक दे रहा है कि वो कह रहा है कि जो समझौता हुआ वो लोगों के बीच हुआ, जो शासक है वो समझौते का पक्ष नहीं है बल्कि परिणाम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसकी वो पार्टी नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन से वो बंधा नहीं है। अगर वो बंधा नहीं है तो वो फिर उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, वो किसी ढंग से वो बाध्यकारी नहीं है, बल्कि बाध्यकारी अगर कोई है तो वो जनता है। जनता के ऊपर इस बात की बाध्यता है कि वो उसको माने। तो इस तरीके से वो एक निरंकुश शासक के पक्ष में वो निष्कर्ष निकाल रहा है। और फिर वो कह रहा है कि चूंकि जब समझौता हो जाता है और लोग अपनी शक्तियां ले जाके उस संप्रभु को हैंडओवर कर देते हैं, उस सॉवरेन को दे देते हैं, उस संप्रभु शासक को दे देते हैं, तो अब उसके पास में वो शक्ति आ जाती है जिस शक्ति से वो समझौते को लागू कर सकता है। तो कुल मिला के हॉब्स ये कहना चाहता है कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे शक्ति है। जो मैंने आपको लेवियाथन की तस्वीर दिखाई तो उसके हाथ में तलवार है, क्योंकि वो उसका एक प्रसिद्ध वाक्य भी है जिसमें कहता है कि तलवार के बगैर जो संविदाएं हैं या समझौते हैं वो कोरे शब्द मात्र है, ठीक है। वो एक उसका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। तो वो इसी संदर्भ में कि चूंकि लोगों ने अपनी शक्तियों को ले जाकर उसको हैंडओवर किया है, तो अब उसके पास में वो शक्ति है, वो पावर है जिससे कि वो तलवार के दम पे उस समझौते को लागू कराएगा। उसके ऊपर किसी तरीके का अंकुश नहीं है, लेकिन उसके जो आदेश हैं वो जनता के लिए क्या है, वो बाध्यकारी हैं। तो ये जो कथन है इसी संदर्भ में हॉब्स कहता है, वो भी आप लिख लें। कई बार ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है, आपके आईएएस में भी पूछा गया है कि तलवार के बगैर प्रसंविदाएं मतलब समझौता, प्रसंविदाएं कोरे शब्द मात्र हैं
जिसमें किसी को सुरक्षा देने की शक्ति नहीं होती। ठीक है, तलवार के बगैर जो प्रसंविधाएं हैं वो कोरे शब्द मात्र हैं जिसमें किसी को सुरक्षा देने की शक्ति नहीं होती। यानी वो इस चीज को इंश्योर करना चाहता है, आश्वस्त करना चाहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का जो परिणाम निकल के सामने आया उसके पास में पावर है जिससे कि वो समझौते को लागू कर सके। अगर वो नहीं होगा तो समझौता कोरा शब्द मात्र होगा और फिर वो लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं और इसी क्रम में कुछ और निष्कर्ष निकालते हैं विश्लेषण करके। तो अब आप लिखिए चौथा कि संप्रभु प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ठीक है, पूरी बात लिख लें पहले। फिर वो कहता है कि अन्याय तो तब होगा जब संप्रभु ने समझौता किया हो जब संप्रभु ने समझौता किया ही नहीं तो वह उसे तोड़ेगा कैसे। देखिए, ये जो भी बातें वो कह रहा है ये कहीं ना कहीं से एक निरंकुश शासक की संकल्पना को वो इस्टेब्लिश कर रहा है। अब वो कह रहा है कि वो प्रजा के साथ वो अन्याय नहीं कर सकता। क्यों नहीं अन्याय कर सकता? उसके पीछे भी वही लॉजिक है। भाई, अन्याय तो तब करेगा ना जबकि उसने ऐसा कोई लोगों के साथ समझौता किया है कि हम तुम्हारे साथ में अन्याय नहीं करेंगे। अब संप्रभु तो समझौते का पक्ष है नहीं, वो तो समझौते में शामिल है नहीं, तो उसने ऐसा कोई लोगों से कमिटमेंट तो किया नहीं कि हम तुम्हारे साथ में इंजस्टिस नहीं करेंगे। तो लॉजिकली वो कोई इंजस्टिस नहीं कर सकता क्योंकि वो समझौते में शामिल नहीं। वही चीज वो कह रहा है कि देखिए, वो कभी समझौते को तोड़ नहीं सकता। अरे तोड़ेगा तो वो ना जिसने समझौता किया हो। संप्रभु ने कोई समझौता नहीं किया, लोग समझौता किए हैं, लोगों ने आपस में समझौता किया, लोग समझौता करके उसके पास गए। तो संप्रभु समझौता नहीं तोड़ सकता। जब उसने किया ही नहीं तो तोड़ेगा कहां से? जब उसने कोई ऐसा न्याय का कमिटमेंट किया ही नहीं तो अन्याय करेगा कहां से? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उसके जो निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं से एक निरंकुश शासक को जो है स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आप लिखिए पांचवा कि संप्रभु का आदेश ही कानून होगा। संप्रभु ही विचारों व मतों को नियंत्रित करेगा। संप्रभु ही
न्याय अन्याय का निर्धारण करेगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो संप्रभु है, अब वो जो कहेगा उसका जो आदेश होगा वही आदेश उसका कानून होगा। प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून नहीं था क्योंकि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी। अब समझौता हो गया है, एक सॉवरेन अथॉरिटी आ गई है, तो वो जो सॉवरेन अथॉरिटी अब वो जो कहेगी, वो जो आदेश देगी, वही जो है कानून होगा। अब वही लोगों के जो विचार हैं, उनके जो मत है, वही उनको निर्धारित करेगा, वही तय करेगा कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। वो खुद कभी अन्याय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं। लेकिन अब चूंकि उसका ही आदेश कानून है, तो वो कानून के अनुसार ही, अपने आदेश के अनुसार ही अब वो लोगों के लिए तय करेगा कि तुम्हारे लिए क्या न्याय है और तुम्हारे लिए क्या अन्याय है। तो इस तरीके से वो निष्कर्ष निकालता है। एक दो बातें और लिख लें। छठा, वो कहता है कि संप्रभु तो कोई अन्याय नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रजा वो अगर समझौते को तोड़ेगी तो ये प्रजा के लिहाज से, प्रजा के द्वारा किया जाने वाला ये क्या हो जाएगा? ये अन्याय हो जाएगा। तो वही बात है कि प्रजा के द्वारा समझौते का उल्लंघन अन्याय होगा। समझौता भंग होने पर वो पुनः प्राकृतिक अवस्था में होंगे। इन दोनों स्थितियों में उनके खिलाफ मतलब किसके खिलाफ? प्रजा के खिलाफ। बल प्रयोग उचित होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे वो क्या निष्कर्ष निकाला। वो कह रहा है कि प्रजा के द्वारा समझौते का उल्लंघन अन्याय होगा। ये अन्याय इसलिए होगा क्योंकि समझौता तो प्रजा ने किया। अब जिस प्रजा ने समझौता किया है, अगर वही समझौता तोड़ेगी तो वो तो अन्याय हो जाएगा। अब अगर प्रजा समझौता तोड़ती है, प्रजा अगर इस तरीके से समझौते को भंग करती है, तो प्रजा ने समझौता किया क्यों? प्रजा ने समझौता किया खुद को प्राकृतिक अवस्था से बाहर लाने के लिए। तो अगर प्रजा समझौते को तोड़ती है, समझौता भंग होता है उसकी वजह से, तो प्रजा किस अवस्था में होगी? तो प्रजा एक तरीके से वो फिर से वो प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो समझौते के द्वारा ही वो प्राकृतिक अवस्था से निकल के वो समाज और राज्य की अवस्था में आई है, वो सॉवरेन के अंडर में आई है। तो वो अगर समझौता जिस प्रजा ने समझौता किया, जिन लोगों ने समझौता किया, वो तोड़ेंगे तो वो प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। तो फिर वो इससे निष्कर्ष निकालता है कि देखिए बोथ कंडीशन में, कि अगर प्रजा समझौते का उल्लंघन करेगी तो वो अन्याय होगा, और प्रजा अगर समझौता भंग होता है तो प्रजा पुनः प्राकृतिक अवस्था में चली जाएगी। तो दोनों कंडीशन में वो एक तरीके से वो कहता है कि उनके खिलाफ बल प्रयोग उचित होगा, क्योंकि अगर प्रजा समझौते को तोड़ के अन्याय करती तो अन्याय करेगी तो जो संप्रभु है वो उनको दंड देगा, और अगर वो प्राकृतिक अवस्था में चले जाते हैं समझौते को भंग करके, तो वहां तो माइट इज राइट है ही है,
तो वहां जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली तो संप्रभु है। तो जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, अगर वो खुद प्राकृतिक अवस्था में वापस अपनी मर्जी से जाना चाहेंगे तो वहां तो माइट इज राइट है, वहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो वो जो सॉवरेन है, जो शक्तिशाली है, उनको दंड देगा। यानी बोथ कंडीशंस में, दोनों कंडीशंस में उनके खिलाफ जो बल प्रयोग है वो उचित होगा। तो इस तरीके से वो एक निरंकुश शासक के पक्ष में निष्कर्ष दे रहा है। अब लास्ट में एक जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है वो आप देखेंगे कि हॉब्स ये चीज इस्टेब्लिश कर रहा है कि देखिए सब कुछ तो ठीक है, हर मामले में जो संप्रभु है वो सर्वोच्च सत्ताधारी है, सर्वोच्च शक्तिशाली है, उसकी बात को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे वो एक चीज वो कहता है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कहता है कि देखिए संप्रभु सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे कि लोगों के जीवन को खतरा हो जाए। यानी वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिसमें जो है लोगों के जीवन को संकट खड़ा हो जाए। तो अगर वो कंडीशन होगी तो लोग फिर समझौते से का उल्लंघन कर सकते हैं, क्योंकि आखिर उन्होंने समझौता किया ही है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। और अगर उनको ये लगता है कि जीवन सुरक्षित ही नहीं है तो फिर वो संप्रभु का आदेश क्यों मानेंगे। यानी कहीं ना कहीं से ऐसी बात कह के कि संप्रभु सब कुछ तो कर सकता है लेकिन लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता, अगर वो खतरे में डालेगा तो फिर वहां पे जनता के पास में ये अधिकार होगा कि वो अपना वहां पे बचाव करे। तो एक तरीके से वो सेल्फ प्रोटेक्शन या आत्म संरक्षण के अधिकार को वो सर्वोच्च मानता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, 7वां, जिसमें कि वो कहता है कि सिर्फ एक स्थिति में लोग अवज्ञा कर सकते हैं, वह है जीवन की सुरक्षा। यानी वो कहता है कि संप्रभु ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता नेक्स्ट इसमें लिख रहा हूं, संप्रभु कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकता जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़े, क्योंकि यदि जीवन का संकट होगा या जीवन को नुकसान होगा तो समझौते का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं लास्ट में लिखिए कि इस प्रकार हॉब्स आत्म संरक्षण के अधिकार को आत्म संरक्षण सेल्फ प्रोटेक्शन के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वो एक वहां पे अपवाद है, एक वहां पे एक्सेप्शनल कंडीशन है
कि संप्रभु सब कुछ तो कर सकता है, ठीक है, वो उसके आदेश बाध्यकारी हैं, वो लोगों को आदेश दे सकता है, लोगों को फोर्स कर सकता है, उनके मतों विचारों को नियंत्रित कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, वो न्याय अन्याय को परिभाषित कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक काम नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसा आदेश दे जिससे कि लोगों का जीवन संकट में पड़े। अगर वो ऐसा करता है तो फिर समझौते का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने समझौता ही किया है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। उन्होंने अगर सब कुछ समर्पित किया है, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा, हर चीज छोड़ी है, तो किस लिए छोड़ी है? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जीवन सुरक्षित हो। अब जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो फिर समझौते का क्या अर्थ रह जाता? तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हॉब्स के सिद्धांतों में एक अपवाद के तौर पे जो सेल्फ प्रोटेक्शन की जो बात है वो सर्वोपरि है। यानी उसके समझौते में ठीक है, शासक उसका निरंकुश है, शासक उसका जो है संप्रभु है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज से उसको उस पे जो है नियंत्रण है, या एक ही चीज उसके लिए अपवाद स्वरूप है कि वो सब कुछ तो कर सकता है लेकिन वो किसी के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हॉब्स के राजनीतिक विचारों को देखा, आपने हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देखा, और हम लोगों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बहुत तार्किक ढंग से व्याख्या की जो है, और उसको चरणबद्ध तरीके से समझा, और फिर एनालिसिस करके उसके बहुत सारे निष्कर्ष पे निकाले, ताकि जब भी कोई भी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें कि कोई ऐसे एनालिसिस की बात हो, जिसमें कोई ऐसा उसका जो है मूल्यांकन करने की बात हो, या उसका जो है उससे क्या उसका तार्किक उसका क्या परिणाम निकला, तो ऐसा कोई भी अगर प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी के साथ आप डील कर सके। तो हॉब्स के राजनीतिक विचारों की जो चर्चा है वो समाप्त होती है। अब हम लोग हॉब्स से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, और जब हम लोग हॉब्स के प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे दो संदर्भ हैं हॉब्स से जुड़े हुए जिसकी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसमें एक संदर्भ तो ये है कि हॉब्स को कहाँ तक व्यक्तिवादी माना जाता है, तो वो चर्चा हम लोग करेंगे। और उसमें एक प्रश्न भी पूछा गया है, जो दूसरा एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसमें है कि जिसकी मैंने प्रश्नों की चर्चा के समय में जिसका जिक्र किया था, वो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी राजनीतिक दायित्वबद्धता, कि हॉब्स में राजनीतिक दायित्वबद्धता किस प्रकार से है। तो हॉब्स कहाँ तक व्यक्तिवादी है, या हॉब्स में जो राजनीतिक दायित्वबद्धता है वो किस प्रकार की है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किस प्रकार का है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन तब जब हम लोग प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यक्तिवाद से भी प्रश्न है और दायित्वबद्धता से भी प्रश्न है, और इसकी जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना करके जब हम लोग लॉक को पढ़ लेंगे, क्योंकि लॉक भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विचारक है, वो भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देता है। तो जब आप लोग लॉक को पढ़ लेंगे तो उससे कंपेयर करके आपके लिए हॉब्स को समझना और आसान हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जॉन लॉक की चर्चा शुरू करेंगे, और जब लॉक को खत्म कर लेंगे तो हॉब्स और लॉक दोनों के प्रश्नों को एक साथ ले लेंगे, और वहीं पे ये व्यक्तिवाद और दायित्वबद्धता के प्रश्न को भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।